हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इजी कॉन्सेप्ट पर। आई होप आप लोग सभी लोग ठीक होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है जयवड़ु। जयवड़ु के हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं जो हमारे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको मदद मिलेगी जिसके साथ आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। ओके, देखिए हमारे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्यूरिन क्षार जो आरएनए में उपस्थित होता है। तो जब भी प्यूरिन क्षार का बात होगा तो आपको दो ही चीज याद रखना है, ए और जी, अर्थात एडेनिन और ग्वानिन। चाहे देखिए आरएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है और न्यूक्लिक अम्ल होते हैं दो, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। अगर दोनों में ही आपसे प्यूरिन क्षार पूछेगा तो दोनों में प्यूरिन क्षार कौन होता है, एडेनिन या ग्वानिन। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, ए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन डाइसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड का मतलब होता है जिसका जल अपघटन करेंगे, क्या करेंगे, जिसका जल अपघटन करेंगे तो हमें दो मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे। क्या पढ़ेंगे, दो मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे। तो देखिए मोनोसैकेराइड का आपको फॉर्मूला याद रखना है, C6H12O6। ये पहचानने का ट्रिक है, अगर ऐसे ऐसे दो मिल गए तो डाइसैकेराइड। अब देखिए सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। क्यों, क्योंकि इसका जब हम लोग इसका सूत्र लिखते हैं तो क्या होता है, C12H22O11 और जब इसका जल अपघटन करते हैं तो हमको दो C6H12O6 प्राप्त होते हैं। एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वसा एवं तेल का स्रोत क्या है। मतलब वसा और तेल हमको कहां से मिलता है। तो दूध से भी वसा एवं तेल मिलता है, मक्खन से भी वसा एवं तेल मिलता है, पनीर से भी वसा एवं तेल मिलता है। इट मीन्स इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है। अब स्कंदित का आप लोग मतलब समझिए, स्कंदित का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना। ठीक है, रक्त का थक्का जमना। ठीक है, तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो उस विटामिन का नाम क्या है, विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, प्रोटीन की हेलिकल संरचना किसके द्वारा स्थायी होती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन कितने प्रकार का संरचना बनाता है, 4 प्रकार का। प्रोटीन कितने प्रकार का संरचना बनाता है, 4, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क। ठीक है ना। इसमें जो द्वितीयक संरचना होता है ये 2 प्रकार का बनाता है संरचना, एक होता है प्लेटेड और एक होता है हेलिकल। ठीक है ना। तो उसी हेलिकल संरचना का बात कर रहा है। वह हेलिकल संरचना में ऐसा कौन सा बंध रहता है जो उसको स्थायित्व तो प्रदान करता है, तो वो हमारा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका प्रचलित नाम क्या होता है, H बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीटोहेक्सोज। कीटो का मतलब होता है कीटोन। क्या होता है, कीटोन, मतलब C+O। और हेक्सोज का मतलब होता है कितना कार्बन होना चाहिए, 6 कार्बन। ठीक है, तो ऐसा सूत्र आपको बताना है, तो वो कौन होता है आपको एकदम याद रखना है, वो कौन होता है, फ्रक्टोज। कभी भी कीटो हेक्सोज पूछेगा तो आपको याद रखना है फ्रक्टोज, और कभी भी हेक्सोज पूछना है तो उसका मतलब होता है ग्लूकोज। ठीक है, मेरे को लगता है आगे ये क्वेश्चन आएगा हेक्सोज वाला भी, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट का नाम आप लोग कभी नहीं भूलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज। आगे देखिए, निम्न में से कौन डाइसैकेराइड, अभी बताए थे डाइसैकेराइड क्या होता है। डाइसैकेराइड मींस जो 2 मोनोसैकेराइड में टूट जाए। ठीक है ना, दूध में उपस्थित होता है, तो वैसा डाइसैकेराइड जो दूध में उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज। क्या बोलते हैं, लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, अगर इनकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है। वैसे ही पूछ रहा है कि विटामिन ई के कमी से क्या दुष्प्रभाव आपके शरीर पे पड़ेगा। तो विटामिन ई की कमी से हमको कौन सा रोग होता है, तो जनन क्षमता में कमी आता है, जनन क्षमता में कमी आता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो देखिए विटामिन 2 प्रकार के होते हैं,
विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा या तेल में घुलनशील। ठीक है ना। तो जल में घुलनशील हमसे पूछा है ना, तो जल में घुलनशील से आपको याद रखना है बी सी। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी किस में घुलनशील होते हैं? जल में। ऑप्शन देखिए कहां बी सी दिख रहा है, ए देखिए बी एंड सी। अच्छा, इसमें एक बात नोट रखना है, ठीक है, विटामिन बी का ही एक दूसरा भाग है विटामिन बी12, मतलब उसी का एक प्रकार है। इसको याद रखना है, यह जल में घुलनशील नहीं होता है, इसको याद रखिएगा, ये जल में घुलनशील नहीं होता है। विटामिन बी जल में घुलनशील है, लेकिन विटामिन बी का एक ही प्रकार बी12 जल में घुलनशील नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसमें इंसुलिन स्रावित होता है? इंसुलिन आप लोग जान रहे हैं, इंसुलिन का क्या है, कार्य क्या है? हमारे शरीर में जो शर्करा है, शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करना। तो यह इंसुलिन कहां से स्रावित होता है, कहां से बाहर निकलता है? तो वो क्या होता है? अग्नाशय। कहां से बाहर निकलता है? अग्नाशय। अगला सैकरीन है, तो सैकरीन को हम लोग बोलते हैं मीठा अभिकर्ता। ठीक है ना, कृत्रिम स्वीटनर इसको बोलते हैं। क्या मतलब? यह चीनी से कई गुना ज्यादा अधिक मीठा होता है। जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उनको इसी का प्रयोग करवाया जाता है, मीठा अभिकर्ता मिला के ही उनको मतलब भोज्य पदार्थों में दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज है। देखिए क्वेश्चन आ गया, मैं आपको बोला था जब भी कीटो हेक्सोज पूछेगा आपका आंसर रहेगा फ्रक्टोज, लेकिन कभी भी ग्लूकोज के बारे में आएगा तो उसमें आपको आंसर क्या देना है? हेक्सोज। क्या देना है? हेक्सोज। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से हमको रतौंधी का रोग होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शुगर सबसे मीठा होता है? तो कभी भी पूछेगा कौन सा शुगर सबसे मीठा होता है, तो उसका आंसर आपको क्या देना है? फ्रक्टोज। इसको बोलते हैं हम लोग फलों की शर्करा, ये भी याद रखना है। फलों की शर्करा किसको बोला जाता है? फ्रक्टोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है? आप लोग बताइए, जिसको ऑप्शन पता है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ग्लिसरॉल है एक। ग्लिसरॉल क्या होता है? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए ग्लिसरॉल का आप लोग को सूत्र पता रहना चाहिए। जब ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो CH2OH, फिर आता है CHOH, फिर आता है CH2OH। बताइए OH को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कोहल। और एल्कोहल कितना आया? 3, इसीलिए ग्लिसरॉल होता है ऑप्शन डी, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। आई होप आप लोग इसको समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर से आप लोग इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4। कायरल कार्बन किसको बोलते हैं? तो सुनिए, मान लीजिए कार्बन परमाणु है, इधर जुड़ गया क्लोरीन, इधर जुड़ गया OH, ठीक है, इधर जुड़ गया कोई R समूह, इधर जुड़ गया H। जब एक कार्बन पे 4 अलग अलग समूह उपस्थित हो, उसी कार्बन को हम लोग कौन सा कार्बन बोलते हैं? कायरल। और ग्लूकोज में टोटल कितने कार्बन रहते हैं? 6। तो कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ये सभी पे 4 अलग अलग समूह उपस्थित होते हैं। तो टोटल कितने कार्बन हुए? 4। अर्थात ग्लूकोज में कायरल परमाणुओं के कायरल कार्बन की संख्या कितनी है? 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन आ गया, अभी कुछ देर पहले आपको मैं बताया था कि फलों की शर्करा किसे कहते हैं? तो फलों की शर्करा ऑप्शन नंबर बी किसे कहा जाता है? फ्रक्टोज को। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है? पॉलीसेकेराइड का मतलब जिसका जल अपघटन करने पर आपको 10 से अधिक मोनोसेकेराइड मिले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में आपको एक ही चीज याद रखना है, क्या? स्टार्च। क्या याद रखना है? स्टार्च, या फिर आप सेलुलोज भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज है एक, कुछ देर पहले ये बताए। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। जब इसका जल अपघटन करिएगा आप लोग तो आपको 2 प्राप्त होंगे, C6H12O6, C6H12O6। एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज। तो कितने मोनोसेकेराइड प्राप्त हुए? 2। और जब 2 मोनोसेकेराइड प्राप्त होंगे तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? डाइसेकेराइड। अर्थात सुक्रोज क्या होता है? एक डाइसेकेराइड। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। और ये भी याद रखिएगा कब किया था? 1912 में। कब किया था? 1912। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। और कब किया था? 1912। इनका पूरा नाम किस्मिर फंक था।
किसमें? पंख। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन सी, ठीक है ना। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए विटामिन सी एकदम ज्यादा प्रचलित है, किसके लिए? खट्टे चीजों के लिए। तो ऑप्शन में देखिए तो ऐसा कौन सा चीज है जो खट्टा होता है? तो यहाँ पे क्या है? नींबू और संतरा, ठीक है। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत कहाँ होगा? मतलब विटामिन सी हमको ज्यादातर कहाँ से मिलता है? खट्टे फलों से मिलता है, नींबू और संतरा। अगला देखिए, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार है, अभी आप लोग को बताया गया था, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। ध्यान रखिए, डीएनए का खोज किसने किया था? तो आपको याद रखना है, वाटसन एवं क्रिक ने। कब किया था? 1953। ध्यान रखना है, कब किया था? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हीमो। ये हीमो शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वर्णक। वर्णक मतलब कलर के लिए, ठीक है। तो पूछ रहा है हीमोप्रोटीन मिलता है, तो हीमोप्रोटीन हमको कहाँ मिलता है? रक्त में। आई होप आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा हीमोप्रोटीन हमारे रक्त में मिलता है। सब लोग पढ़े होंगे इसको। अमीनो अम्ल की श्रेणी का, अमीनो अम्ल देखिए हमारे शरीर में 20 अमीनो अम्ल होते हैं, जिनको हम 2 भागों में बांट देते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो इसमें पूछ रहा है कि उन 20 में से सबसे सरलतम या सबसे छोटा अमीनो अम्ल कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है ग्लाइसिन। सबसे सरलतम पूछेगा या छोटा पूछेगा तो ग्लाइसिन, और सबसे जटिलतम पूछेगा तो ट्रिप्टोफैन। क्या याद रखना है? ट्रिप्टोफैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सीढ़ी नुमा संरचना किस में पाई जाती है? तो ये देखिए, बताइए आप लोग ये क्या है? सीढ़ी नुमा संरचना किसमें पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? डीएनए। सीढ़ी नुमा संरचना किसमें पाई जाती है? डीएनए में। फास्फेट बंध किसमें मिलता है? तो फास्फेट बंध मिलता है न्यूक्लिक अम्ल या फिर नाभिकीय अम्लों में। देखिए जब डीएनए का संरचना बनाएंगे ना, तो सबसे ऊपर रहता है फास्फेट, उसके बाद उससे जुड़े रहता है शर्करा, और शर्करा से जुड़े रहता है छाप। फिर ऐसे ही होगा, फास्फेट, फिर आएगा शर्करा, और शर्करा से जुड़े रहेगा छाप। तो यही पूछा है, ये जो है फास्फेट बंध। तो फास्फेट बंध किसमें मिलता है? तो आपको न्यूक्लिक अम्ल या फिर नाभिकीय अम्ल में बनते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। क्या होता है? आरएनए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कर रहा है? संदेशवाहक। संदेशवाहक मैसेंजर। तो मैसेंजर का काम करता है कौन? mRNA। संदेशवाहक कभी भी पूछेगा तो किसको बोलना है? mRNA। अगला क्वेश्चन देखिए, वसा के साथ आंत में अवशोषित, वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाला अम्ल कौन है? अगर आंत में अवशोषित हो रहा है, इसका मतलब जल में अवशोषित नहीं हो रहा है। और जल में अवशोषित कौन कौन होता था? BC, ठीक है ना। होने वाला अम्ल है, देखिए यहाँ पे होने वाला अम्ल नहीं होगा, यहाँ पे होने वाला विटामिन। क्या होगा? विटामिन। तो ठीक है, देखिएगा ऑप्शन में खोजिए।